नमस्कार साथियों, मैं हूं नमन रिशारी और आप हैं मेरे साथ आज अपने अगले टॉपिक को लेकर, जो कि आज का हमारा सेशन जो वीडियो है वो क्लास 10th की ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर है वो कवर तो हो चुका है, लेकिन उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनकी संभावना रहती है पेपर में यानी कि उनका अभी हमने एक भी क्लास नहीं ली थी और ना ही अभी हमने उस पर चर्चा की थी। तो आज हमारी जो क्लास है वो इसी पर होगी, जिसमें आज हम क्वेश्चन देखेंगे और ये हमारे 2 लेक्चर होंगे क्वेश्चन आंसर्स का यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जिससे आपको अभ्यास प्रश्नों में किसी को कोई परेशानी ना जाए। ये हमारा पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है और हमारा दूसरा लेक्चर भी आएगा थोड़ी देर बाद, पहले ये डल जाए, ठीक है। शस्य गहनता सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें जो आया है या जो पूछा जा सकता है, जिसकी संभावना है, प्रोबेबिलिटी, वो है शस्य गहनता क्या है, जिसको हम क्रॉप डेंसिटी भी कहते हैं। शस्य गहनता को इंग्लिश में क्रॉप डेंसिटी कहते हैं। और हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज क्रॉप डेंसिटी या शस्य गहनता क्या है। तो आप जानते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक निश्चित क्षेत्र में एक वर्ष के अंदर उगाई जाने वाली समस्त फसलों की संख्या को हम शस्य गहनता कहते हैं। शस्य गहनता हम यानी कि हम बात करें अपनी भाषा में तो अर्थात किसी भी कृषि योग्य भूमि पर जहाँ पर हम कृषि की जा सकती है, उस भूमि पर एक साल में जितनी बार फसल उगाई जाती है उसे हम उस भूमि की शस्य गहनता कहते हैं। और बात करें यदि शस्य गहनता को और गहराई से जानने की, तो शस्य गहनता का दूसरा नाम जो है वो फसल गहनता भी, यानी कि हम इसको फसल गहनता भी बोल सकते हैं। अब हमसे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जा सकता है वो ये है कि शस्य गहनता के आधार पर जो भारतीय कृषि है, जो इंडियन कल्टीवेशन है, उसको कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है, यानी कि वर्गीकृत किया गया है, डिवाइडेड किया है, उदाहरण सहित समझाइए। तो बात करें यदि इनके उन वर्गों की जिसमें इनको बांटा गया है, तो हम कहेंगे इसके आंसर के बारे में कि शस्य गहनता के आधार पर इन फसलों को, भारतीय कृषि को 3 प्रकार की फसलों के अंदर बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, डिवाइडेड किया गया है। पहला है खरीफ की फसल, खरीफ क्रॉप्स हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और खरीफ क्रॉप्स की यदि बात करें तो वह फसल जो मानसून के साथ ही जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक बोई जाती तथा काटी जाती है, उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। यदि बात करें खरीफ के फसल के एग्जाम्पल की, तो खरीफ के फसल का एग्जाम्पल है ज्वार, दूसरा एग्जाम्पल हम मक्का का भी दे सकते हैं, तीसरा एग्जाम्पल हम चाहें तो बाजरा, चौथा कपास और 5वां बूट दे सकते हैं। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि आदि। वैसे इतने में ही बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी जो फसल है जिसके बारे में भारतीय कृषि को शस्य गहनता या क्रॉप डेंसिटी के आधार पर बांटा गया है, वो दूसरी फसल का नाम है जायद की फसल, जिसको हम इंग्लिश में जायद क्रॉप्स कहते हैं। जायद क्रॉप्स की बात करें तो ये वो क्रॉप्स या वो फसलें होती हैं जो मार्च अप्रैल से लेकर, यानी कि जिन्हें बोया तो मार्च अप्रैल में जाता है, लेकिन वो काटे जाते हैं बात करें तो जून तक होते हैं, ठीक है। मतलब इनकी बोने की प्रक्रिया, बुवाई की प्रक्रिया मार्च अप्रैल से लेकर जून तक होती है और इसे हम जायद की फसल के नाम से भी जानते हैं। और बात करें यदि इसके उदाहरण की बात की जाए तो खीरा, ककड़ी, तरबूज, करेली, भिंडी और जितनी भी वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां हैं, उनको ही हम जायद की फसल कहते हैं। अब हमारी जो तीसरी फसल है वो है रबी क्रॉप्स, यानी कि रबी की फसल जिसको हम कहते हैं। रबी की फसल कौन सी फसल होती है, तो वे फसलें हम क्या कहेंगे रबी क्रॉप्स के बारे में कि वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती हैं, जिनकी बुवाई कब होती है, अक्टूबर से नवंबर के मौसम में, वेदर में या महीने में, और मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है, यानी कि ये काट ली जाती हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, रबी क्रॉप्स या रबी की फसल के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। ये हमने आपको आपसे जो ये क्वेश्चन पूछा गया था ना कि शस्य गहनता के आधार पर भारतीय कृषि यानी कि इंडियन कल्टीवेशन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो इसका आंसर जैसा कि हमने आपको बताया आप इतना बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम यदि बात करें अपने सेकंड क्वेश्चन की, तो वो सेकंड क्वेश्चन है कि रोपण कृषि क्या है, यानी कि व्हाट इज प्लांटेशन कल्टीवेशन। प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोल सकते हैं, कल्टीवेशन बोल सकते हैं। रोपण कृषि क्या कहलाती है या प्लांटेशन कल्टीवेशन बात करते हैं। तो यदि बात की जाए तो ऐसी कृषि जिसमें एक फसल को बड़े भूभाग पर उगाया जाता है, राइज किया जाता है, बड़े भूभाग पर क्या है बोया जाता है,
कहाँ पर बोई जाती है? एक लंबे भूभाग पर बड़े एरिया में इसको राइज किया जाता है। और साथियों जो रोपण कृषि है वो एक वाणिज्यिक कृषि का ही प्रकार है, यानी कि वाणिज्यिक कृषि के प्रकार में ही हम इसको रखते हैं। और बात की जाए यदि रोपण कृषि की, तो जैसा हमने आपको बताया, एक लंबे चौड़े क्षेत्र में बहुत बड़े भूभाग पर इस फसल को हम बोते हुए देखते हैं। अच्छा, ये एकल क्षेत्र, एकल फसल उगाई जाती है, यानी कि ये जिस भी बड़े भूभाग पर बोई जाएगी वो पूरी फसल एक ही प्रकार की होगी, उसका एक एक पौधा एक ही प्रकार का होगा। ठीक है, इसको हम रोपण कृषि बोलते हैं। यदि हम बात करें इसके उदाहरण की, तो भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना आदि, और यहाँ बात करें रबड़ी की भी, तो ये आदि सभी चीजें क्या है? ये सभी चीजें हमारे पास रोपण कृषि का ही एग्जाम्पल है, रोपण कृषि का एग्जाम्पल है। रोपण कृषि के बाद यदि हम अपने अगला क्वेश्चन देखें जो कि आने की संभावना है, वो है कर्तन दहन प्रणाली क्या है, यानी कि व्हाट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो हमें यदि इसके बारे में देखें तो हम देखिए एग्रीकल्चर तो हम करते हैं, यानी कि कृषि कार्य तो हमें करना है, तो उन कृषि हेतु यानी कि कृषि करने के लिए, कृषि के लिए जमीन को साफ किया जाता है। तो कृषि हेतु जमीन को साफ करने के लिए जो प्राकृतिक वनस्पति होते हैं, यानी कि जो नेचुरल प्लांट्स होते हैं, जो प्रकृति ने हमें पेड़ पौधे दिए हैं, उन पेड़ पौधों को काटकर जला दिया जाता है। वनस्पति को क्या करते हैं? काटकर जला दिया जाता है कृषि के लिए। और कृषि के लिए हम क्या करते हैं? जमीन को साफ करना पड़ेगा, तो जमीन को साफ करने के लिए हम वनस्पति को काट कर जला देते हैं। और जलने से क्या होता है कि वनस्पति की राख बनती है। नेचुरल प्लांट्स, जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं, पेड़ उठा दो, उनकी राख बनती है, और वो राख जो बनती है वो उसको हम डाल देते हैं कहाँ पर? राख बनने पर अपने खेतों में डाल देते हैं। और फिर किसान क्या करता है? एक बार ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं ऐसी प्रक्रिया का। भाई यहाँ पर जितने प्राकृतिक वनस्पति लगे हुए थे हमने उनको काट दिया। इसके बाद किसान क्या करता है कि एक बड़े भूखंड में चला जाता है, एक बड़े भूखंड में चला जाता है। और यदि बात करें तो ये अनुपजाऊ होता है। जब भूखंड अनुपजाऊ हो जाता है, वही भूखंड जिसको, जैसा कि अभी हमने आपसे बात की कि वनस्पति को काट के चला जाता है, फिर वो दूसरे भूखंड में जाएगा, तो वहां भी मान लो अनुपजाऊ हो गया, यानी कि अब वो उसकी फर्टिलिटी कम हो गई, उर्वरकता कम बची, उसकी उपजाऊपन बिल्कुल चला गया। तो फिर क्या करते हैं? वो प्रक्रिया को दोहराता है। क्या करता है? दोहराता है। यानी कि हम सीधा कहें तो जो कर्तन दहन प्रणाली कृषि है वो एक स्थानांतरित कृषि होती है। आप सोच रहे होंगे कि स्थानांतरित कृषि होती क्या है? तो कुछ समय के लिए कृषि योग्य भूमि टुकड़ों पर खेती कृषि कार्य करना, उस टुकड़ों पर खेती की जाती है सिर्फ कुछ समय के लिए, बहुत ही छोटे समय के लिए। और जब वहाँ की उर्वरकता यानी कि फर्टिलिटी कम हो जाती है, वो फर्टाइल सॉइल नहीं रहती है, तो हम उसको छोड़कर एक दूसरी जगह पर चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं? एक दूसरी जगह पर चले जाते हैं। और इसके बाद फिर उस दूसरी जगह पर भी ऐसी ही भूमि हो जाती है, तो हम इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं। सीधे कहने का मतलब है कि जो कर्तन दहन प्रणाली, ये कृषि का ये प्रक्रिया, ये मेथड है, ये स्थानांतरित कृषि है। यानी कि हम इसको बार बार करते हैं, क्योंकि हमने कहा ना आपसे, मान लो ये किसान नए भूखंड में चला गया, यानी कि ये रुकते नहीं है, एक जगह रुक कर नहीं करते हमेशा के लिए खेती, बल्कि स्थानांतरित कृषि होती है, ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चर, यानी कि बार बार हम अपने स्थान बदलते हैं। तो जब भूखंड अनुपजाऊ हो जाता है तो प्रक्रिया को दोहराता है, और यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, यही प्रोसेस की वो फिर वनस्पति को काटेगा, फिर राख में डालेगा, फिर वनस्पति को काटेगा, जैसे जैसे खत्म होते जाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी अगली वीडियो में अपने चैप्टर नंबर 5 को लेकर। या अभी तो हमारा जो इसके बाद लेक्चर आएगा वो क्वेश्चन आंसर्स पर ही होगा, क्योंकि अभी हमने ये छोटी सी वीडियो बनाई है। तो साथियों, हमारी आपसे मुलाकात होगी अब हमारी अगली वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। तो फिर हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसके बाद भी वो होगी चैप्टर 5 विनिर्माण उद्योग पर। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए। और सत्य चाहता है कि हर कोई उसे जान ले, और असत्य को सदैव यह भय रहता है कि कोई उसे पहचान न ले। नमस्कार।